नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रोजगार की राह में। और मैं रोहित तेवतिया एक बार फिर आ गया हूं भूगोल की एक नई क्लास लेकर। पिछली क्लास हमारी ऑब्जेक्टिव की थी और मुझे उम्मीद है कि आपने देखी होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी और आपने हर प्रश्न का जवाब मुझसे पहले निकाल लिया होगा, खोज लिया होगा, क्योंकि सारे प्रश्न हमने अपने रिपीटेड ही लिए हैं जो एग्जाम्स में भी आए हुए हैं और जो मैंने सारे प्रश्न आपको पढ़ाए हुए हैं। क्लास अच्छी रही। हम आगे भी इसी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और जब भी हम कोई नया टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो मैंने कहा था कि हम नए टॉपिक के साथ साथ हम उसमें फैक्ट्स को भी ऐड करेंगे। जैसे पिछली वस्तुनिष्ठ से पहली जो क्लास आई थी उसमें मैंने कुछ फैक्ट्स लिए थे और वह सारे फैक्ट्स वो थे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन धीरे धीरे मैं चाहता हूं कि हम इसमें भी थोड़ा चेंज करें, इसके विस्तार को बढ़ाएं। जैसे मैं 15 से 16 फैक्ट्स लेता हूं तो आधे फैक्ट्स हम वो लेंगे जो पहले के हम हमारा पढ़ा हुआ है और आधे फैक्ट्स हम वो लेंगे जो हमारा नया होगा। यानी जो क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं और अभी हमने पढ़ा नहीं है लेकिन पढ़ेंगे फ्यूचर में, लेकिन उन्हें फैक्ट्स के रूप में अभी से पढ़ लेंगे। क्योंकि मेरे आधे से ज़्यादा भाई जो यूपी पुलिस री एग्ज़ाम देंगे उन्होंने तो पहले से पढ़ा हुआ है, सारा पहले से पढ़ा हुआ है, तो रिवीजन के लिए क्लास देख रहे होंगे। तो उनके लिए ज़्यादा बेस्ट क्या रहेगा? उनके लिए ज़्यादा बेस्ट तो यही रहेगा कि मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट उनके पास तक पहुंचा पाऊं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट यही रहेगा कि हम टॉपिक्स को लेके भी चलते रहें, पुराना भी याद करते रहें, और फैक्ट्स के माध्यम से ही जल्दी रिवाइज हो सकता है। और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आने की संभावना है और अभी हम पढ़ेंगे फ्यूचर में, लेकिन उनको मैं फैक्ट्स के रूप में आपको पहले ही याद करा दूं। आधे से ज़्यादा तो आपको याद भी होंगे क्योंकि भूगोल आपने अच्छे से पढ़ी हुई है, तभी तो आपने पिछली परीक्षा दी होगी। अब अगली परीक्षा के लिए हम और मजबूती के साथ पहुंचेंगे अपने एग्जामिनेशन हॉल में। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। आज हम आर्द्रता के बारे में पढ़ेंगे और वर्षा के बारे में पढ़ेंगे और थोड़े से बादल के बारे में पढ़ेंगे और फिर आज के फैक्ट्स हम लेकर आए हैं आपके लिए। शुरुआत करते हैं आज की क्लास आर्द्रता के साथ। आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। देखिए, यह जो घटना है आर्द्रता की, हम लोग इसको महसूस करते हैं। आपने देखा होगा कि शाम के वक्त 4 से 5 बजे के बीच में क्या होता है, जैसे जैसे सूरज छिप रहा होता है उस समय हमें गर्मी लग रही होती है। लेकिन वह किस तरीके की गर्मी होती है? गर्मी तो 11-12 बजे भी लग रही होती है, लेकिन ये 4:30-5 बजे के बीच जो गर्मी लग रही होती है उसमें हमें चिपचिपाहट सी महसूस होती है, हल्की सी नमी महसूस होती है। पसीने भी नहीं आ रहे होते हैं लेकिन हमारे चेहरे पर ऑयली ऑयली सा हम महसूस करते हैं, उसी को आर्द्रता कहते हैं। हमारे वायुमंडल में जल की अवस्था जो गैसीय रूप में मौजूद है उसको आर्द्रता कहते हैं। यानी हमारे वायुमंडल में जो पानी है वो अब गैस की फॉर्म में है, अब वो हमें महसूस हो रहा है, वह हमारे स्किन से टच हो रहा है, उसी को हम आर्द्रता कहते हैं। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा भी है कि वायुमंडल में उपस्थित जल की गैसीय अवस्था को आर्द्रता कहते हैं। ये मैंने इसलिए लिखा है कि हम शॉर्ट नोट्स यहाँ पे बना सकें। आर्द्रता मतलब यह हमारी वायुमंडल में कैसे पहुंचा जल वाष्प? यह पहुंचा वाष्पीकरण के द्वारा। वाष्पीकरण कैसे होता है? पानी ज्यादा उबालने पर वह गैस की अवस्था में वायुमंडल में पहुंच जाता है। इस ट्रांसफॉर्मेशन को, यानी इस माध्यम को, जल से गैस बनना, इस क्रिया को हम वाष्पीकरण कहते हैं। गैस जलीय अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन होना, यह वाष्पीकरण कहलाता है। तो आर्द्रता का जो मेन आर्द्रता में पानी आर्द्रता में बदला कैसे, तो हम बोलेंगे वाष्पीकरण के द्वारा। फिर मैंने तीसरा जो पॉइंट लिया है कि आर्द्रता व तापमान में घनिष्ठ संबंध होता है। हमने दरअसल क्या है कि आर्द्रता, 3 तरीके की आर्द्रता होती है, अब वो डिपेंड करती है उसके तापमान पर। तो इसीलिए मैंने यहां पर बताया कि आर्द्रता और तापमान में एक संबंध होता है जिसके अकॉर्डिंग हमें कहीं पर कम आर्द्रता देखने को मिलती है, कहीं पर ज्यादा आर्द्रता मिलती है देखने को मिलती है, और कहीं पर बीच की यानी मध्यम आर्द्रता देखने को मिलती है। तो आर्द्रता 3 प्रकार की होती है। यदि हम आर्द्रता के बारे में पढ़ें तो पहली होती है निरपेक्ष आर्द्रता।
निरपेक्ष आर्द्रता, दूसरी होती है सापेक्षिक आर्द्रता। और तीसरी होती है अपनी विशिष्ट आर्द्रता। हालांकि इनके बारे में प्रश्न बनने की संभावना ना के बराबर है, लेकिन हमें बस पता होना चाहिए बेसिकली कि आर्द्रता तीन प्रकार की होती है: निरपेक्ष आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता और विशिष्ट आर्द्रता। आर्द्रता के बारे में यह दो पॉइंट हमें अच्छे से याद रखने हैं कि वायुमंडल में उपस्थित जल की गैसीय अवस्था को क्या कहते हैं। प्रश्न जो बनेगा वह इस प्रकार बनेगा कि वायुमंडल में उपस्थित जल की गैसीय अवस्था को क्या कहते हैं, तो हम बताएंगे उसको आर्द्रता कहते हैं। आर्द्रता किस प्रकार बनती है, किस क्रिया के द्वारा आर्द्रता बनती है, या जल किस क्रिया के द्वारा गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, यदि यह प्रश्न बनेगा तो वह बनेगा वाष्पीकरण के द्वारा। अब हमें यह तो पता चल गया कि जल वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में पहुंच जाता है, तो वह किस क्रिया के द्वारा पृथ्वी पर यानी पृथ्वी की सतह पर आता है। हम लोग जानते हैं कि यह एक चक्र है। कि क्या चक्र है कि सतह से जल वायुमंडल में जाता है, जो किसके कारण जाता है, वाष्पीकरण के कारण जाता है। अब अगर इसको वापस नीचे आना है, जो कि आएगा, तो वह किस क्रिया के द्वारा आता है, वह आता है संघनन के द्वारा, जो कि हमारा अगला टॉपिक है, संघनन। संघनन में होता क्या है कि वायुमंडल में जो उपस्थित गैस है, जल की मात्रा जो गैस के रूप में है, उसका पुनः द्रव के रूप में परिवर्तित होना कहलाता है संघनन। वायु की जल वाष्प द्रव रूप में परिवर्तित होती है, किस क्रिया के द्वारा होती है, वह संघनन के द्वारा होती है। देखिए संघनन जो है कई प्रकार से होता है। सीधी सी बात है, हम लोग जानते हैं कि वर्षा के द्वारा तो होता ही है, तो मोटा माटी सब जानते हैं कि वायुमंडल में जो जल है वह वर्षा के द्वारा हमारी सतह पर आता है। लेकिन और भी तो उदाहरण हैं, जैसे कि कोहरा, कुहासा, ओस, इन सब के माध्यम से भी तो जल पृथ्वी पर आता है। तो थोड़ा थोड़ा सा इनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। जैसे मैंने कहा कोहरा, कोहरा में क्या होता है जी, कोहरा में यह होता है कि वायु में जो जलवाष्प की मात्रा है, जब वहां पर जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है तो उस पर क्या हो जाता है, वह वजन हो जाता है, वह भारी हो जाती है। वह भारी हो जाती है तो नीचे की तरफ आती है। अब नीचे की तरफ आएगी तो क्या होगा, नीचे तो धूल के कण उपस्थित हैं। अब वह धूल के कणों के साथ क्या करेगी, क्रिया करेगी, ठंडी हो जाएगी। वायुमंडल में जलवाष्प कैसी है, गर्म है, गर्म है तभी तो वो ऊपर है। अगर ठंडी होती तो नीचे होती। मैंने बताया था ना कि ठंडी गैसेस कहाँ हैं, सतह के पास हैं, गर्म गैसेस कहाँ हैं, सतह से ऊपर हैं। तो हमारी इस समय जलवाष्प कैसी है, गर्म है। अब उसकी जब मात्रा, जल की मात्रा बढ़ती जाएगी लगातार, तो वह भारी हो जाएगी। भारी हो जाएगी तो वह धीरे धीरे सतह के पास आएगी। सतह के पास क्या है, धूल के कण हैं जो कि ठंडे हैं। अब गर्म और ठंडे इन दोनों की क्रिया होगी। इन दोनों की क्रिया होगी तो क्या होगा, हल्का सा हमें धुआं देखने को मिलेगा ठंडे और गर्म के माध्यम से, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कोहरा कहते हैं। और कोहरा मैक्सिमम टाइम कब होता है, पड़ता है सर्दियों में पड़ता है। क्यों पड़ता है सर्दियों में, क्योंकि सर्दियों में सतह का तापमान कैसा रहता है, ठंडा रहता है। इस वजह से यहाँ पे कोहरा की संभावना ज्यादा बनती है। कोहरे के साथ साथ एक धूम कोहरा भी हमें पढ़ने को मिलता है। धूम कोहरा, धूम कोहरा क्या होता है, जब कोहरे में
धुएं को सम्मिलित कर लिया जाता है तो उसको धूम कोहरा कहते हैं। यह बहुत ज़्यादा डार्क होता है, इसमें हम ज़्यादा दूर का देख नहीं पाते हैं, विजिबिलिटी कम हो जाती है, मतलब हम वही ज़्यादा दूर का देख नहीं पाते हैं, इसमें देखने की क्षमता कम हो जाती है। तो कोहरे में जब धुएं को मिला दिया जाता है तो उसको धूम कोहरा कहते हैं। एक शब्द कुहासा भी पढ़ने को मिलेगा। कुहासा के माध्यम से भी संघनन की क्रिया होती है। कुहासा में क्या होता है, कुहासा में टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, यानी नमी ज्यादा होती है। कोहरे के मुकाबले कुहासा में नमी ज्यादा होती है। यहां पर नमी ज्यादा होती है और कुहासा ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्र में देखने को मिलता है। जैसे धरातलीय क्षेत्र पर हमें कोहरा देखने को मिलता है, कोहरा में विजिबिलिटी खूब अच्छी होती है, लेकिन कुहासा जो है वो हमें पहाड़ी क्षेत्र में देखने को मिलता है। यह प्रश्न बनता है कि कुहासा मैक्सिमम टाइम कहां पर देखने को मिलता है, तो हम बताएंगे पहाड़ी क्षेत्र में। उसके बाद बादल है, बादल से वर्षा होती है, तो डायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं कि संघनन की क्रिया में वर्षा का भी महत्वपूर्ण योगदान है। वर्षा के माध्यम से भी हम जल वाष्प को जल में परिवर्तित कर देते हैं। वर्षा की बात करते हैं। जल जब संघनन क्रिया द्वारा वापस जल जब संघनन क्रिया द्वारा वापस जल में परिवर्तित होकर बूंदों के रूप में धरातल पर गिरता है। ओस में बूंद तो पड़ नहीं रही होती हैं, कोहरे में बूंद तो पड़ नहीं रही होती हैं, लेकिन है संघनन की क्रिया। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि जल परिवर्तित होकर बूंदों के रूप में जब धरातल पर गिरता है तो इस क्रिया को वर्षा का नाम दिया गया, यानी रेन। वर्षा कई प्रकार से होती है, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ जैसी हम देखते हैं अपने यहाँ पर नॉर्मली, ऐसा नहीं है। वर्षा के कई प्रकार हैं, इसमें से हम 3 टाइप पढ़ेंगे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला है पर्वतीय वर्षा। यदि वर्षा के प्रकार की बात करें तो पहला है पर्वतीय वर्षा। अब ये तो समझ में आ गया कि यह संघनन की क्रिया है। दूसरा बोलते हैं इसको संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा। और तीसरा है अपना चक्रवाती वर्षा। चक्रवातीय। तीनों के बारे में हम अब एक एक करके पढ़ते हैं कि पर्वतीय वर्षा किस प्रकार होती है और संवहनीय वर्षा किस प्रकार होती है और चक्रवाती वर्षा किस प्रकार होती है। शुरुआत करते हैं पर्वतीय वर्षा से। देखिए इसमें क्या होता है, वॉलपेपर को ध्यान से देखेंगे तो हमें सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे समुद्र है या कोई भी नदी है या झील है या तालाब है। अब वहां पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है गर्मी के कारण वाष्पीकरण। वाष्पीकरण हो रहा है तो हवा गर्म हो रही है और वह क्या हो रही है, वह ऊपर को उठ रही है। लेकिन ऊपर को उठते उठते वह जो इसका ये चढ़ने वाली ढाल है वह इससे टकरा रही है और टकराने के बाद इसके ऊपर जाकर वर्षा कर रही है। यहां पे क्या है, यहां पे हम जानते हैं यहां पे मौसम कैसा है, यहां पर मौसम हमारा ठंडा है। हवाएं जो नीचे से जा रही हैं वो कैसी होके जा रही हैं, गर्म होके जा रही हैं। तो गर्म हवा कैसे जा रही है, ऊपर को जा रही है। ऊपर का मौसम कैसा है, ठंडा है। गर्म और ठंडा आपस में मिले और यहाँ इधर जाने को उन हवाओं को रास्ता नहीं था, तो टकराने के बाद तो उन्हें ऊपर ही जाना पड़ा। ऊपर जाके वो ठंडी हो गई, ठंडी होने के बाद उन्होंने बारिश करनी चालू कर दी। तो पर्वत के जिस साइड में बारिश होती है उसको हम पवनमुखी ढाल कहते हैं। सारी बारिश यहां हो जाएगी, इधर जा ही नहीं पाएगी। तो सारी बारिश यहां हो जाएगी तो कैसी बारिश होगी, इधर तेज बारिश होगी।
एक तो इसको हमने क्या नाम दिया, हमने इसको नाम दिया पवनमुखी ढाल। इसको हमने नाम दिया पवनमुखी। और पवनमुखी ढाल में कैसी बारिश होती है? तेज बारिश होती है, बहुत तेज बारिश होती है। अब जो थोड़ी बहुत हवा बची है वह ऊपर जाने के बाद वापस आएगी नीचे की तरफ। इस वाली ढाल को बोलते हैं पवन विमुखी ढाल। पवन विमुखी ढाल। यहां पर बारिश नहीं होती है और इसको वृष्टि छाया प्रदेश भी कहते हैं। इसके लिए एक नाम है वृष्टि छाया प्रदेश। वृष्टि बोले तो रेन, बारिश को ही वृष्टि कहा जाता है। इसको बोलते हैं रेन शैडो प्रदेश यानी एरिया। तो ये रेन शैडो एरिया बोलते हैं यानी वृष्टि छाया प्रदेश बोलते हैं या पवन विमुखी बोलते हैं। यहाँ पर हवा शुष्क हो जाती है, उसकी सारी उस हवा के अंदर जितनी भी नमी थी, जितना भी उसके अंदर पानी था, वह सारा यहाँ पर बरस चुका है। अब सूखी हवा यहाँ पर वापस नीचे आ जाती है। तो पर्वतीय वर्षा में होता क्या है कि इसके पास से वेपोरेट होने के बाद, वाष्पीकृत होने के बाद ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है वह हवा। ठंडी होने के बाद वह अपना सारा पानी यहाँ पे घेर देती है, जिसको नाम कहा जाता है पवनमुखी। तेज लिख दिया मैंने, ढाल है ये, पवनमुखी ढाल। इसको पवनमुखी ढाल कहते हैं। अब जो शुष्क हवा है, जो गर्म हो चुकी है, जिसका सारा पानी निकल चुका है, वह वापस नीचे आ जाती है, जिसको पवन विमुखी ढाल कहते हैं। यहां पर हमारी जो हवा है वो सूख जाती है। अगला देखते हैं संवहनीय वर्षा। इसमें क्या होता है, देखो संवहनीय वर्षा मैक्सिमम कहां पर होती है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यह भूमध्य रेखा पर होती है, इसीलिए इसको भूमध्य वर्षा भी कहते हैं। भूमध्य रेखा पर क्यों होती है जी? देखिए, यह जो वर्षा होती है यह होती है अधिक गर्मी के कारण। पूरे दिन भयंकर गर्मी पड़ी और उसके बाद शाम के वक्त 5 या 6 बजे के बाद देखते हैं हम सबसे ज्यादा आंधी देखने को मिलती है। मैक्सिमम 60 से 70% आंधी का जो मौसम होता है वो शाम के वक्त होता है। मैक्सिमम जो बारिश पड़ती है आप शाम के वक्त देखेंगे 5 से 8 बजे के बीच में। गर्मियों के दिनों की बात कर रहा हूं मैं। क्यों? पूरे दिन क्या होगा, गर्मी पड़ेगी। पूरे दिन गर्मी पड़ेगी तो क्या होगा, वहां पर वाष्पीकरण होगा। पूरे दिन गर्मी पड़ रही है, इस धरातल पर गर्मी पड़ रही है, तो क्या हो रहा है, जो वहां की नमी है नीचे की थोड़ी बहुत, सब वाष्पीकृत होकर कहां जा रही है, वायुमंडल में जा रही है। और ऊपर जाके क्या होगा, हम जानते हैं जितनी ऊंचाई पर चलते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है। टेम्परेचर कम होता जाता है तो ऊपर जाके हल्की गैसें भारी गैसों से मिलती हैं, ऐसे जाके उनमें फिर कॉम्बिनेशन बनता है, वातावरण में परिवर्तन आता है, ठंडा गर्म हो जाता है और फिर तकड़ी बारिश पड़ती है। हमने देखा भी है कि शाम के वक्त जो बारिश आती है तेज आंधी के साथ आती है और तेज बारिश पड़ती है। तो संवहनीय वर्षा संवहनीय वर्षा बहुत तेज गति के साथ आती है और इसमें बहुत तेज आंधी चलती है। मैक्सिमम यह दोपहर के बाद ही आती है और ये हमने खुद भी देखा है, क्योंकि हम लोग भी आसपास भूमध्य रेखा के आसपास ही हैं। भारत की स्थिति भूमध्य रेखा से लगभग 800 किलोमीटर के समथिंग में है। तो हम भी यहाँ पर देखते हैं कि हवाएं तीव्र गति से ऊपर उठती हैं तो बारिश भी तीव्र गति से होती है। और संवहनीय वर्षा जो होती है वो मैक्सिमम भूमध्य रेखा के पास ही होती है, इसीलिए इसको भूमध्य रेखीय वर्षा भी कहते हैं। कारण मैंने आपको बता ही दिया, अधिक गर्मी के कारण जितना भी हमारा जल है वह वाष्पीकृत होकर वायुमंडल में पहुंच जाता है। वायुमंडल में ऊपर जो ठंडी हवाएं होती हैं, ठंडे धूल के कण होते हैं, उनके साथ क्रिया करके भयंकर बारिश होती है। यह संवहनीय वर्षा के बारे में हमने पढ़ा। आगे देखते हैं चक्रवातीय वर्षा।
इसमें क्या होता है, इसमें हम जानते हैं धरातल पर कैसी हवाएं हैं, धरातल पर नीचे ठंडी हवाएं हैं, गर्म हवाएं क्या होगा, हमें धरातल से ऊपर देखने को मिलेगी। लेकिन यदि हम किसी अपने पृथ्वी पर ऐसी जगह पर हो कि एक तरफ से ठंडी हवा आ रही हो और एक तरफ से गर्म हवा आ रही हो और वह आपस में टकराएं, तो अभी टकराव कहाँ हो रहा था, वह तो हो रहा था सतह के ऊपर जाकर, जब नीचे से गर्म हवा ऊपर वायुमंडल में जा रही थी। लेकिन अभी क्या हुआ कि नीचे ही एक तरफ से ठंडी हवा आ रही है और एक तरफ से गर्म हवा आ रही है। ऐसा होता कहां पर है, ग्लोब पर चलते हैं। ग्लोब पर यह क्या है, यह है भूमध्य रेखा, और हम जानते हैं कि भूमध्य रेखा यहां पर 23.5 डिग्री वाली कर्क रेखा और 23.5 डिग्री वाली मध्य रेखा, यहां पर सबसे ज्यादा गर्मियां पड़ती हैं, यहां पर सबसे ज्यादा गर्मियां पड़ती हैं। अब अगर मैं इसकी बात करूं, 66.5 डिग्री उत्तर में और 66.5 डिग्री दक्षिण में, तो यहां पर क्या है, यहां पर शीतोष्ण प्रदेश है, यानी यहां पर सर्दियां ज्यादा पड़ती हैं। अब गर्म जो हवा है वो जा रही है ऐसे देखो, और ठंडी हवा ध्रुवों से आ रही है नीचे, उनका टकराव कहाँ हुआ, उनका टकराव हुआ 66.5 डिग्री जो हमारा उत्तरी अक्षांश है, या नीचे की तरफ देखें 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, इन हवाओं का टकराव हुआ यहाँ पे। यहां से कैसी हवाएं आ रही थी, गर्म, और यहां से कैसी आ रही हैं, ठंडी, ये यहां पर टकराई, तो बारिश कहां पर होगी, यहां पर होगी। तो ऐसा भी होता है कि जब ठंडी हवाएं और गर्म हवाएं आके आपस में टकराती हैं तो वहां पर बारिश पड़ती है। अब क्षेत्र कौन सा है, चित्र के माध्यम से समझ गए होंगे, यह शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो यदि मैं आपसे पूछूं कि जो चक्रवाती वर्षा है वह किस क्षेत्र में होती है, तो वह शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा होती है। यहां पर संघनन की जो क्रिया है वो बहुत धीमी गति से होती है, यानी जो वर्षा है, जो मैंने संघनन क्या बताया था, जब जल वाष्प बूंद के रूप में या किसी भी माध्यम से धरातल पर वापस आती है उसे संघनन कहते हैं। तो यहाँ पर संघनन क्या होता है, धीमी गति से होता है। जैसे यहाँ पे हमने जो अपना संवहनीय क्षेत्र था वहां पे तेज गति से हुआ, दिन में गर्मी पड़ी और दोपहर बाद भयंकर बारिश पड़ी। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ मंद गति से होगा, मंद गति से संघनन होगा, तो यहाँ जो वर्षा होगी ना वो लंबे टाइम तक चलेगी, धीरे धीरे होगी, ज्यादा जगह घेरेगी और लंबे टाइम तक चलेगी। तो 3 पॉइंट हमें यहाँ पर याद रखने हैं। एक, जो बारिश होती है वो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होती है, कौन सी, चक्रवातीय वर्षा मैक्सिमम शीतोष्ण कटिबंध में होती है। यहां संघनन मंद गति से होता है। जब संघनन मंद गति से हो रहा है तो प्रभाव क्या पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा वर्षा धीरे धीरे होगी, ज्यादा क्षेत्र में होगी और लंबे समय तक होगी, यानी दीर्घ काल तक होगी। तो यहां पर धीरे धीरे वर्षा पड़ती रहती है, भयंकर वर्षा नहीं पड़ती है, तेज गति से नहीं पड़ती है, लेकिन वह धीरे धीरे वाली वर्षा लंबे टाइम तक चलती रहती है। चक्रवातीय वर्षा के बारे में भी हम समझ गए। यहाँ पर आप चित्र में देखेंगे तो यह गर्म हवा है, इधर से ठंडी हवा आ रही है, ये आपस में टकरा गई और टकराने के बाद यहाँ पे चक्रवात जैसा माहौल देखो ये बन गया, वॉलपेपर में दिख रहा होगा आपको। यहाँ पर फिर वो बारिश पड़ रही है लगातार। तो वर्षा के 3 रूप हमने पढ़े, पर्वतीय रूप में, संवहनीय रूप में और चक्रवात के रूप में। वर्षा में इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम बादलों के बारे में पढ़ेंगे, पवनों के बारे में पढ़ेंगे और चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे। ये तो चक्रवातीय वर्षा थी, अब मैं आपको चक्रवात के बारे में बताऊंगा, प्रति चक्रवात के बारे में बताएंगे और फिर अध्ययन करेंगे पृथ्वी के आंतरिक संरचना का। अभी हमने अध्ययन क्या है, पृथ्वी के ऊपर का अध्ययन कर रहे हैं हम, सतह से ऊपर का, जहां पर हमने सतहों का और गैसों का अध्ययन किया। अब आने वाली क्लासेस में हम पृथ्वी की सतह के अंदर का अध्ययन करेंगे और उसके बाद महाद्वीप और फिर अपने प्रिय देश भारत का अध्ययन करेंगे। क्लासेस बिल्कुल सही रफ्तार से चल रही हैं, हम धीमा नहीं चल रहे हैं, हम तेज भी नहीं चल रहे हैं, हम बिल्कुल सही सीक्वेंस में चल रहे हैं, एक एक टॉपिक को समझ रहे हैं और
एग्जाम से पहले पहले खत्म भी कर लेंगे। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि अभी जो मैं फैक्ट्स वाली सीरीज लेकर आ रहा हूं वह आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगी। हालांकि मैं आज की सीरीज में तो पुराने ही क्वेश्चंस लेकर आया हूं, लेकिन आने वाले समय में मैं जो हमारी अगली क्लास होगी यानी कल की क्लास होगी उसमें और अच्छे क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगा। शुरुआत करते हैं फैक्ट्स, आज के फैक्ट्स के बारे में। सब पुराने फैक्ट्स हैं, हमने सिर्फ याद करने के लिए मैंने डाल दिए हैं, जो हम भूल जाते हैं वह हम ना भूलें। सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है? अब सूर्य का धरातल मतलब वह सतह जो प्रकाशवान होती है, कितना होता है? वहां पर हमने पढ़ा 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के धरातल का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। यदि यहीं पर मैं प्रश्न आपसे करूं कि सूर्य के कोर का, जिसको कोर्ड भी कहते हैं, उसका तापमान कितना होता है, कमेंट बॉक्स में लिख दिए कितने मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। थोड़ी सी हिंट हमने भी आपको दे दी है, मिलियन में होता है। कितना होता है आप लोग कमेंट करेंगे। आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोग भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए। सूर्य की रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत होता है? सूर्य दो गैसों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन व हीलियम। हाइड्रोजन मैंने आपको बता दिया कि हाइड्रोजन इसमें 71% होता है, हाइड्रोजन 71% होता है। तो हीलियम कितना होता होगा? ठीक है जी, लिख दीजिए कमेंट्स में कितना होता है। बिल्कुल सही फैक्ट्स हैं जो एग्जाम्स में आते हैं, वही फैक्ट्स हैं ये। पृथ्वी द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को क्या कहते हैं? यदि पृथ्वी एक परिक्रमा पूरी कर लेती है तो उसको हम ये तो जानते हैं अपने शब्दों में कि हमारा एक साल पूरा हो जाता है, एक वर्ष पूरा हो जाता है, लेकिन भूगोल की भाषा में उसको सौर वर्ष कहा जाता है। तो यह याद रखेंगे कि पृथ्वी के द्वारा सूर्य की एक परिक्रमा को सौर वर्ष कहते हैं। यम, जिसको हम प्लूटो भी कहते हैं, जो पहले 2006 से पहले क्या था, एक ग्रह था, लेकिन उसको ग्रहों की सूची से हटाकर बोनो ग्रहों की सूची में डाल दिया। यह घटना कब घटित हुई? यम ग्रह की मान्यता कब समाप्त हुई? ग्रह यानी इसको ग्रह की मान्यता से कब निकाल दिया गया? तो इसका सही जवाब रहेगा 24 अगस्त 2006 को ग्रहों की सूची से निकालकर बोने ग्रहों की सूची में डाल दिया गया। ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनके पास उपग्रह नहीं हैं? हमने एक प्रश्न पढ़ा था, ऐसे कौन से ग्रह हैं जो दक्षिणावर्त घूमते हैं, बाकी ग्रहों की दिशा के विपरीत दिशा में घूमते हैं। उसी प्रकार दो ग्रह ऐसे भी हैं जिनके पास अपने प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो हमारा जवाब होगा बुध व शुक्र। ये मुझे ऐसा लग रहा है ये रिपीटेड है क्या? चलिए, शायद ये फैक्ट्स पुरानी वाली में थे शायद। खैर जो भी है, रिवाइज ही तो कर रहे हैं हम लोग। किस ग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? और यह तो वह प्रश्न है जो मैंने आपको एक बार ऑब्जेक्टिव की क्लास में शायद आपको दिया था। तो किस ग्रह को, देखो यहां पे गलत है, ग्रह नहीं कह सकते, किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है, इसको काट जाते हैं। या कह सकते हैं कि किस खगोलीय पिंड को, किस खगोलीय पिंड को कह सकते हैं, या किस उपग्रह को कह सकते हैं। तो प्रश्न में तो खगोलीय पिंड लिखा हुआ आएगा, क्योंकि यदि उपग्रह कह दिया तो काफी हद तक हम अपने जवाब पर पहुंच जाएंगे। तो इसका जवाब है चंद्रमा। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना भाग देख सकते हैं? हम हमेशा चंद्रमा का एक ही भाग देखते हैं, उसके पीछे का हम कभी नहीं देख पाते। वो इसलिए कि हम जानते हैं कि चंद्रमा और पृथ्वी की जो घूमने की गति है वह समान है, और हम जो वह भाग देखते हैं वो कितना प्रतिशत भाग है, वह उसका 59% भाग है। और यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न में रहेगा, 59% भाग। अगले फैक्ट्स की तरफ चलते हैं। अगला फैक्ट्स, ओके। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। हम जानते हैं जब सूर्य उत्तरायण में होता है यानी उत्तरी गोलार्ध में होता है, तो कर्क रेखा पर उसकी सीधी किरणें पड़ती हैं,
तो उस समय सबसे बड़ा दिन किस तारीख को होता है? वह 21 जून को होता है। अब यदि मैं प्रश्न को यहां पर बदल दूं, मैं पूछूं कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन किस तारीख को होता है, तो हम लोग बता रहे होंगे 22 दिसंबर को। जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो वहां पर गर्मियां पड़ रही होती हैं, और 22 दिसंबर की एक ऐसी डेट होती है जहां पर सबसे बड़ा दिन देखने को मिलता है। किस तिथि में को रात और दिन बराबर होते हैं? किस डेट में रात और दिन बराबर होते हैं? यह प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। 21 मार्च और 23 सितंबर, यह वह समय है जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ रही होती हैं। तब जब आप इस तरीके से लीजिए कि यदि सूर्य उत्तरायण में है, यदि सूर्य यहां पर है, अब यहां से घूम के यहां आया, तो यहां कब आएगा? वो जब ऐसे चल के आया तब आएगा 23 सितंबर को। अब सूर्य कहां पर आ गया? दक्षिणायन में आ गया। अब सूर्य घूम के फिर भूमध्य रेखा पर जाएगा। ये किस डेट में आएगा? यह आएगा 21 मार्च को। मैंने आपको अच्छे से समझाया था, उम्मीद है कि आपने डायग्राम की यदि हेल्प से लिखा होगा, नोट्स बनाए होंगे या पढ़ा भी होगा, तो आप इसको समझ गए होंगे। देखिए, सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? अभी कितना और समय है कि सूर्य हमको अपनी ऊष्मा, अपना प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचाता रहेगा? तो इसका जवाब है 10 की घात 11 वर्ष। अभी मिलियन में जाके है, मिलियन वर्ष हैं हमारे पास कि सूर्य हमें इसी तरह से प्रकाश देता रहेगा। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कितने समय में लगाता है? हम जानते हैं कि चंद्रमा एक उपग्रह है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है जो पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। तो वह कितना समय लेता है एक परिक्रमा पूरी करने में? तो वह लेता है 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट। लगभग में हमें 27 दिन और 8 घंटे भी लिखे हुए मिल सकते हैं, लेकिन यह इसका करेक्ट और एक्चुअल बिल्कुल समय है जो मैंने यहां पर लिखा है। ज्वार भाटा की स्थिति में, ज्वार भाटा की स्थिति में सबसे अधिक प्रभाव किसका होता है? देखिए, ज्वार भाटा आता किस कारण है? पहले इस प्रश्न को देख लेते हैं, नीचे वाले को। ज्वार भाटा आता किसके कारण है? सूर्य व चंद्रमा के आकर्षण, वो पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण आता है। 3 कारण है ज्वार भाटा आने के। एक तो सूर्य का आकर्षण, दूसरा चंद्रमा का आकर्षण, और तीसरा है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। तो सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? सूर्य का, चंद्रमा का, या पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल का? तो हम बताएंगे चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण सबसे ज्यादा होता है, जिसके कारण ज्वार भाटा आते हैं। हालांकि गुरुत्वाकर्षण जो है वो सूर्य के पास ज्यादा है, लेकिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी ज्यादा होने के कारण उसका गुरुत्वाकर्षण हमारी पृथ्वी पर कम महसूस होता है। चंद्रमा हमारी पृथ्वी के पास है तो उसका गुरुत्वाकर्षण हमें ज्यादा देखने को मिलता है, जिस कारण अगर सबसे अधिक प्रभाव की बात करेंगे तो चंद्रमा का होगा, उसके बाद सूर्य का होगा, और थोड़ा बहुत प्रभाव अपकेंद्रीय बल का भी देखने को मिलता है। चंद्र ग्रहण कब होता है और सूर्य ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण पूर्णिमासी को होता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमासी को नहीं होता है, यह भी मैंने बताया था। और सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है और प्रत्येक अमावस्या को नहीं होता। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स में बताया है जब हमने ग्रहण की क्लास पढ़ी थी, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की। एक वर्ष में कितने ग्रहण पड़ सकते हैं? एक वर्ष में कितने सूर्य ग्रहण पड़ सकते हैं? कम से कम कितने ग्रहण पड़ सकते हैं? कम से कम कितना सूर्य ग्रहण पड़ेगा? कम से कम कितने चंद्र ग्रहण पड़ेंगे? इन सब के बारे में हमें पता होना चाहिए, और उनको इन सारे फैक्ट्स को एक लाइन में लिख के भी रखना है, जिससे कि रिवाइज करते वक्त छोटे छोटे जो फैक्ट्स हैं ये हमें याद रहें। फैक्ट्स में इतना ही रहेगा। आने वाली क्लास में अब हम बादल के बारे में पढ़ेंगे, पवनों के बारे में पढ़ेंगे, चक्रवात के बारे में पढ़ेंगे, और भी नए फैक्ट्स लेकर आएंगे, याद करने के उद्देश्य से, रिवीजन के तौर पर भी लेकर आएंगे, और जो एग्जाम में आए हुए हैं उनको भी लेकर आएंगे। आज की क्लास इतनी ही।
क्लास में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मिलेंगे। जय हिंद।